की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और इस सिलसिले में जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सबसे पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि होता क्या है। सही, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एनीवन कैन इन्फॉर्म फ्रॉम द करंट क्लास? आप में से कोई बता सकेगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सही। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिस्कस करने के लिए अगर बात करें, जी। सभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रेट होता है जो कंपनी रिटर्न में अर्न कर सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट में, एक्सपेक्टेड जो रेट होता है उसको बोलते हैं। मिनिमम रेट जो कंपनी अर्न करना चाहती है, सोएब ने बताया। तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा जो है वो एडवांस में जाएंगे। और हमें जो है प्रीवियसली ये पता है कि बैलेंस शीट में हमारे पास मल्टीपल साइड्स होती हैं, यानी दो साइड्स होती हैं। एक साइड एसेट साइड होती है जिसमें तमाम कंपनी के एसेट्स, करंट एसेट्स हो, फिक्स एसेट हो, वो सारे के सारे दर्ज होते हैं, उसकी टोटल अमाउंट आ जाती है, जिसको हम एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास कंपनी की दूसरी साइड होती है जिसका नाम हम देते हैं अ, आपकी लायबिलिटीज एंड इक्विटीज। अच्छा, लायबिलिटीज एंड इक्विटीज खुद शो कर रहा है कि जो एसेट्स आपकी एक साइड पे आ रहे हैं वो सारे के सारे जो आपने हासिल किए हैं, किन पैसों से हासिल किए हैं, या तो वो आपने इक्विटी के पैसों से हासिल किए हैं, और या फिर आपने लायबिलिटी, यानी जिसको दूसरे अल्फाज में डेट भी कहते हैं, उनके पैसों से हासिल किए हैं। यानी दूसरे अल्फाज में आप अगर बात करें तो एक और अंदाज में हम कह सकते हैं कि या तो आपने एज अ ऑनर पैसा लगाया है लोगों का, तो उसको हम इक्विटी कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव वे में, यानी कभी वो वापस करने की डेडलाइन आपने उसमें मुकर्रर नहीं की कि कब आप वापस करेंगे, बल्कि आपने कहा है कि आप भी इस कंपनी के मालिक हैं, आप भी मालिक हैं, तो जिसको हम इक्विटी कहते हैं, कॉमन इक्विटी भी कहते हैं, सही है, शेयर्स भी कहते हैं, तो उसके तौर पर शामिल किया है, तो वो कहलाता है इक्विटी। और इसके मुकाबले में जो हमारा पैसा, वो किसी खास टाइम पीरियड तक बाउंड होता है, हमने वो लोगों से लिया होता है लेकिन वो वापस भी देना है, तो वो डेट कहलाता है। सही, कन्वेंशनल टर्मिनोलॉजी में हम उसको डेट कह रहे होते हैं। तो ये दो मुमकिन तरीके हैं, लेकिन बीच में, इन दोनों के बीच में एक और तरीका भी पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम नाम देते हैं प्रीफर्ड स्टॉक का। प्रीफर्ड स्टॉक एक्चुअली कुछ खुसूसियात का हामिल है डेट की, और कुछ खुसूसियात का हामिल है स्टॉक यानी शेयर्स की। किस तरह? प्रीफर्ड स्टॉक या प्रीफर्ड शेयर्स जो है वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि ये जो है प्रीफर्ड स्टॉक में हमें चूंकि दूसरों के मुकाबले में उसको प्रेफरेंस देनी होती है, उनको जो है अगर किसी साल हम डिविडेंड नहीं दे पाए तो आगे वाले कुछ प्रेफर्ड स्टॉक में आगे वाले सालों में हमें उसको डिविडेंड देना होता है, उनकी पहले से परसेंटेज मुकर्रर होती है। तो ये सारी चीजें प्रेफर्ड स्टॉक में कन्वेंशनल टर्मिनोलॉजी में जो है ये इसको डेट से सिमिलर बना रही होती हैं, जबकि वो डेट के बाद उसका नंबर आता है तो इसको हम अलग से भी शुमार करते हैं। तो ये जो है ये हमें डेट कहलाता है। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर की जब बात करें, तो ये बेसिकली वैक जो है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके अंदर भी आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रहा है। तो ये जो है ये बता रहा होता है कि आपने जो डेट लिया है कंपनी का, जो पैसा आपने दूसरों लोगों से पैसा लिया है कंपनी में, और उस पैसे पे आप कोई मखसूस अमाउंट अदा कर रहे हैं, तो कन्वेंशनल टर्मिनोलॉजी में जो है ये आप अदा कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो है ये कॉस्ट ऑफ, इसका पहला कंपोनेंट वैक जो है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका जो पहला कंपोनेंट मैंने आपके सामने लिख दिया है, ये है वेटेज ऑफ डेट, यानी कितने परसेंट आपने डेट लिया हुआ है, कितने परसेंट आपने दीगर स्टॉक लिया हुआ है। तो वेटेज ऑफ डेट, लेट्स अज्यूम, हम यहाँ वाली एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं कि 40% आपने डेट लिया हुआ है, तो 40% को 0.04 भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह डेट जो आपने लिया है वो आपने उसका रेट
ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है 12% इस वाले सवाल के अंदर, तो रेट ऑफ डेट ये फॉर्मूला आ गया। उसके बाद 1 - t, क्योंकि हम इसमें से टैक्स इम्पैक्ट को माइनस करते हैं, तो ये जो है ये आप इन तीनों को जब कंक्लूड कर लेंगे तो आपके पास नेट डेट का जो इफेक्ट आ जाएगा, जैसे यहाँ इस सवाल के अंदर आपके पास ये आपके पास जो है वो आ गया नेट टैक्स का। अभी हम कुछ और सवालात भी देखेंगे तो मजीद बेहतर हो जाएगा। तो इसका पहला कंपोनेंट डेट के हवाले से है। तो दूसरा कंपोनेंट हमारा प्रीफर्ड स्टॉक का है, लेकिन चूंकि इस सवाल में नहीं है लेकिन फिर भी हम लिखते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे? वेटेज ऑफ प्रीफर्ड, WP यानी वेटेज ऑफ प्रीफर्ड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? वेटेज ऑफ रेट ऑफ द प्रीफर्ड स्टॉक अगर हुआ तो, लेकिन नॉर्मली आमतौर पर सवालात में नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यहाँ फॉर्मूले में इसको देख रहे हैं ताकि अगर आ जाए तो हमें परेशानी ना हो। उसके बाद जब हमें पता चल गया कि तीन चीजों से मुश्तमिल एक हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है, वेटेज ऑफ डेट, रेट ऑफ डेट। तो ये दोनों चीजें मिलकर डेट क्रिएट करती हैं। उसके बाद वेटेज ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक और रेट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक, कितने परसेंट हमने प्रीफर्ड स्टॉक लिया हुआ है और उसके किस रेट से लिया हुआ है। उसके बाद ये जो है हमारे पास लास्ट कंपोनेंट बचता है जिसको वेटेज ऑफ कॉमन स्टॉक। तो वेटेज ऑफ कॉमन स्टॉक को W और C से हम मेंशन करते हैं, आप इसको कह सकते हैं वेटेज ऑफ कॉमन स्टॉक। इसको ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, प्लस करने से पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन होती है, ये चीज ध्यान में रखें। इसको रेट ऑफ S या रेट ऑफ E, ये सारे जो है ये कहलाते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी आप अपनी जो इक्विटी के तौर पर पैसा इंजेक्ट किया गया है उस पे किस परसेंटेज के हिसाब से आप चाह रहे हैं कि कम से कम आपको पैसा मिले। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम यहाँ पर पुट करेंगे और उसके हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो ये टोटल आपके पास वैक का फॉर्मूला हो गया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसी को आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल की ओवरऑल रूह कह सकते हैं। हमेशा इसमें याद रखें जो मल्टीप्लाई होने हैं वो पहले होंगे, ब्रैकेट वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे देन टोटल होंगे। तो इसलिए जैसे यहाँ पर आप देखें इन सबको इन्होंने वैल्यूज पुट की दोनों जगह, और उसके बाद फिर इनको टोटल इसको मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद फिर टोटल किया और उसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट किया। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है या चैप्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये हमने यहाँ पर कवर कर लिया। यहाँ तक किसी के जहन में कोई बात ना समझ में आई हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, किसी का कोई सवाल ना होने का मतलब यही समझा जा सकता है कि सब क्लियर है। तो अब हम थोड़ा सा बैक पे मूव करेंगे। ऑलरेडी हमने एक फिजिकल क्लास में इसको डिस्कस किया है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, अभी जो हमने वैक का फॉर्मूला पूरा देखा, तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट उसमें RD यानी रेट ऑफ डेट जो है वो हमें निकालना था टैक्स के बाद। तो ये सवाल अगर हम पढ़ें अगेन, हमारे पास जो फॉर्मूला है, मेथड है, वो सिंपल यही है कि हम सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, उसमें से डेटा डालेंगे। तो इसमें अगरचे आपको सोल्यूशन दिया गया है लेकिन पूरी तरह सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन जो है वो हम पूरी तरह बना सकते हैं कि इसमें जो है वो बेसिकली अगर हम बात करें तो कंपनी ने बॉन्ड्स हैव 10% कूपन रेट एंड 12% यील्ड टू मेच्योरिटी। तो बेसिकली इसका RD जो है वो यील्ड टू मेच्योरिटी हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि ये इसका 12% जो है वो यील्ड टू मेच्योरिटी यानी इसकी बात कर रहे हैं। और इसमें से डेटा हम सबसे पहले बनाएंगे और उसके बाद जो है फिर RD हो गया। उसके बाद बॉन्ड, ये है सिमिलर यील्ड टू मेच्योरिटी। अच्छा, इसमें टैक्स रेट जो है T, यहाँ पर जो है जो समझाने वाला मामला है वो है 35%। और इसके बाद जो है वो हमारे पास व्हाट इज द आफ्टर टैक्स रेट, जस्ट बिल्कुल आसान सा है। इसमें इन्होंने RD निकालना है, तो RD का फॉर्मूला हमें पता है, RD 1 - T। तो RD को 12% को 0.12 करके लिखा गया, सही, परसेंटेज से हटा के।
और उसमें से 1 - टी यानी 35% था, तो उसको 0.03, 1 में से 0.03 हो जाएगा। तो रिमेनिंग जो है वो हमारा कंपोनेंट बच गया 1 - टी 0.65। सही। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब जो आएगा वो आएगा 0.0780। तो इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये जो है हमारे पास 7.80% बनेगा। सही। तो ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जस्ट हमने डेटा बनाया, उसका फॉर्मूला मुख्तसर सा तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख लिया, अदरवाइज जो है वो इसके लिए हम वो कर लेते। तो ये जो है ये हमारे पास इसका पहला आसान सा सॉल्यूशन हो गया, ऑलरेडी इसको हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक के लिए जो है वो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कॉस्ट ऑफ स्टॉक के अंदर हम पढ़ के आए हुए हैं। आरपी यानी रेट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक निकालने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक निकालने के लिए हम डिविडेंड ऑफ द प्रीफर्ड स्टॉक उसको डिवाइड कर देंगे प्राइस ऑफ द प्रीफर्ड स्टॉक से। तो ये दो चीजें हमें सवाल में मिल रही हैं, उनमें से वो दो चीजें हमें मालूम हैं, तो उसके नतीजे में हम इनको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और उसके उसके नतीजे में हम जो है वो नतीजे तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं तो इसको डिटेल में हम नहीं जा रहे। अच्छा, जो लोग इस को डायरेक्टली सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, वो लाजमन एक कॉपी पेंसिल साथ रख के बैठे, एक कॉपी पेन साथ रख के बैठे, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। तो अब चूंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ सवाल, तो उसकी तो प्रैक्टिस में नहीं करा रहा, लेकिन आगे आएंगे उसमें आप लोगों को प्रैक्टिस लाजमी करनी होगी ताकि ये चीजें बेहतर अंदाज में समझ में आ सकें। सही। कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी का सवाल ही हमने कर लिया था। इसमें अगेन वो जो हमने फॉर्मूला भी पहले देख लिया, उस फॉर्मूले में से प्रीफर्ड स्टॉक का कंपोनेंट हट गया है, क्योंकि यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, प्रीफर्ड स्टॉक मौजूद नहीं है तो उसकी जरूरत हमें नहीं है। वैक आपको पहले से वेट विकल्प के लिए यहाँ पे आपको वैक दिया गया है 9.96%, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा 09, यानी पॉइंट के बाद 0996, 0996। तो इसमें जब अब बाकी चीजें हम सॉल्व करते जाएंगे जिस तरह सिंपल मैथ में करते हैं, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कॉमन इक्विटी वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। ये वाला सवाल भी ऑलरेडी हम प्रीवियस फिजिकल क्लास में कर चुके हैं, तो इसको भी हम जो है जस्ट एक समझने की हद तक जो है, कनेक्ट करने की हद तक यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, और बाकी जो है फिर आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। अब लेकिन हम जो आगे मूव करेंगे वो 10.6 वाला जो है ये भी आर एस निकालने का ही है, लेकिन इसमें क्या चीज है, इसमें बेसिकली तीन डिफरेंट मेथड्स से आर एस निकाला गया है। एक मेथड है जिसका नाम है डीसीएफ। सही है। डीसीएफ मेथड ये जो है ये हमारे पास ऑलरेडी हमने जो पिछले चैप्टर्स के अंदर स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर आरएस निकाला था, वो अब यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल में आएगा। यही जो है ये हमारे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली फॉर्मूला है। बाकी भी दो मेथड्स हैं वो इतना ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आते। और चौथा काम इन्होंने ये किया कि क्योंकि आपने तीन मेथड से आरएस कैलकुलेट किया और तीनों मेथड्स को फिर एवरेज आउट कर लिया, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक जस्टिफिकेशन हो गई। तो 10.6 जो है वो हमें भी आर एस ही कैलकुलेट करना सिखाया, तीन डिफरेंट मेथड। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मेथड सकते हैं कि ये ए में ज्यादा इंपॉर्टेंट आमतौर पर, जैसा कि हम सॉल्व भी करेंगे तो आगे के जो सवालात हैं वो हमारे सिर्फ मेथड नंबर ए से होंगे। आर एस जो है इज इक्वल टू D1/P0 प्लस जी। इनमें कंपोनेंट को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो बात ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो हम प्रैक्टिकली जो है वो अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपनी बात को। अच्छा जी, अब यहां से ऑनवर्ड इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी विद और विदाउट फ्लोटेशन। अब एक कुछ नई इक्विटी तो हमें समझ आ रही थी ना अभी तक। कॉस्ट ऑफ इक्विटी यानी हमने इक्विटी के तौर पर जो पैसा लगाया है अपने बिजनेस में, उसकी क्या कॉस्ट है, जिसको आरएस से हम डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, आरएस कहलाता है।
फ्लोटेशन क्या भला है जिसका यहाँ तस्करा आ रहा है? सही है, विद फ्लोटेशन और विदाउट फ्लोटेशन। तो पहले तो हम विद और विदाउट फ्लोटेशन को पढ़ने से पहले ये पहले फ्लोटेशन के वर्ड को समझेंगे तो बात समझना आसान हो जाएगी। तो इज देयर एनी नॉलेज अबाउट द फ्लोटेशन? एनीवन कैन स्टार्ट। व्हाट इज फ्लोटेशन इन योर अंडरस्टैंडिंग? सर मैं बताऊं, जी जी बिल्कुल। कॉस्ट होती है जो कंपनी लाइक एक्सपेंस जो उनके होते हैं जो सिक्योरिटी को ये हम सिंपली ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए जो बड़ा लाइक देती है, जो एक्सपेंस खर्च करती है, या फिर फीस रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए ये अमाउंट हो सकता है। चले माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने। अच्छा, इसमें जो है बेसिकली फ्लोटेशन, फ्लोट, फ्लोट का मतलब ये है कि कंपनी जब नया करती है, फ्लोट करना अपना जो है नया स्टॉक इश्यू करती है, लोगों से कहती है आओ, तो ऐसे ही नहीं हो जाता। उसके लिए आपको लीगल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, उसके लिए आपको मल्टीपल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती हैं। तो ये चीज कहलाती है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है बेसिकली जब रहे होते हैं तो उस सूरत में आपको फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी सवाल में फ्लोटेशन कॉस्ट की बात आए तो इसका मतलब है कोई नया शेयर भी इशू हो रहा है और पुराना शेयर भी है। तो पुराने शेयर को हम जानते हैं कि पुराने शेयर जो है बेसिकली वो हमारे रिटेन्ड अर्निंग से ही मैनेज हो रहे होते हैं। रिटेन्ड अर्निंग में हम सारी चीजें मैनेज कर रहे होते हैं। तो नया शेयर जो है वो हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट के साथ आएगा। तो अब यहाँ सवाल पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सवाल में क्या है, कंपनी ने कॉमन स्टॉक करंटली ट्रेडेड $30। तो करंटली ट्रेडेड को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी से बताएं। पी नॉट। सही, करंटली ट्रेडेड को हम फॉर्मूले के अंदर पी नॉट से शो कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ पी नॉट यानी करंटली जो ट्रेड हो रहा है, करंट उसकी प्राइस क्या है, वो पी नॉट से हम निकालते हैं। ऑलरेडी यहाँ बताई गई है। It is expected to pay an annual dividend of $3 a share at the end of the year. तो यहाँ इन्होंने खुद ही आपका काम आसान कर दिया। D1 इज इक्वल टू $3 के एक्सपेक्टेड का वर्ड आ रहा है ना। एक्सपेक्टेड का मतलब ये है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो है ये इनके चार्जेस होंगे या ये डिविडेंड होंगे। जी मैंने सर ये बोलना था। अच्छा, अच्छा जी। तो D1 जो है ये आपको बता रहा है कि आपको कॉस्ट यानी आपको डिविडेंड कितना एक्सपेक्टेड है। तो D1 जो है वो जो फ्यूचर में हमें एक्सपेक्टेड डिविडेंड है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, D1 हमें पता चल गया और पी नॉट पता चल गया। तो अब उसके बाद जो है कांस्टेंट ग्रोथ रेट इज 5% a ईयर। एक साल तक जो है वो हमें कांस्टेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हम स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर दोनों चीजें पढ़ के आए हैं, कांस्टेंट ग्रोथ, नॉन कांस्टेंट ग्रोथ। तो अब यहाँ पर जो है जी हमें उन्होंने बताया है। ऑलरेडी स्टॉक वैल्यूएशन से बहुत ज्यादा सिमिलर है ये चैप्टर, बल्कि बॉन्ड वैल्यूएशन स्टॉक वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन ही है एक क्लास से, अगर आप समझें। बस इसमें वैक का फॉर्मूला एक नई चीज है, बाकी चीजें पुरानी है। तो जस्ट हम रेफर करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो जी यानी ग्रोथ हम पहले भी पढ़ के आए हैं, उसको जी से डिनोट करते हैं और वो जो है 5% यहाँ पर मेंशन की है। तो अब सवाल क्या है? सवाल है RS बताएं आप निकाल के कि स्टॉक वैल्यूएशन जो है वो क्या है। यानी इसके स्टॉक का RS जो आपके वैक के अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट होता है बाद में जाके, वो आपने निकालना है। तो जस्ट अगेन आपके पास ये जो फॉर्मूला है RS इज इक्वल टू D1 अपॉन पी नॉट प्लस जी। यानी इसको अगर हम बात करें तो RS जो है वो D1, ऊपर वाले सवाल के अंदर से डेटा हम पुट करते जाएं तो D1 ऑलरेडी हमें प्रोवाइड है $3। सही, $3 जो है वो प्रोवाइडेड है। पी नॉट जो है वो हमारे पास प्रोवाइडेड है $30 और 5% ग्रोथ है। तो इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से तो उसके नतीजे में जो है वो आपके पास 15% निकल के आ जाएगा। अच्छा जी, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ इसको रीचेक कर रहे हैं कि ये सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है? जी जी सर, चेक यस कर रहा, सर। सही है।
अच्छा जी। अच्छा, अब इस सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए हम इसके अंदर अमेंडमेंट करते हैं और इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं सवाल यही रहेगा, जस्ट वैल्यूज हम चेंज करेंगे। तो रिवाइज्ड जो हम प्रैक्टिस सवाल करना चाह रहे हैं उसमें इसको कर दें 20 और D1 को कर दें 2। अब क्या जवाब रहेगा? जी वही रहेगा। तो अब क्या RS सेम है, फर्क है, कितना फर्क है? रिपीट करें जो आपने चेंज किया है। चेंज मैंने ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये कमेंट्स के अंदर लिख दिया है स्क्रीन पे ही। P0 20, D1 2 और G सेम। RS क्या होना चाहिए? 0.15। 0.15 को हम अगर परसेंटेज में लेकर जाएं तो क्या बनेगा? 15%। 15%। सही। तो सेम, चूंकि बाकी हमने जो चीजें कम की थी वो सेम रेशो से की थी, आप एक चीज अगर ऑब्जर्व करें तो 15% पहले भी बन रहा था, अभी भी बन रहा है। क्या क्यों फर्क आया? कि हमने प्राइस को भी 30 से 20 पे ले आए और डिविडेंड को भी 3 से 2 पे ले आए। तो सेम रेशो से हमने दोनों में जो है 1/3 रिडक्शन की, ग्रोथ सेम रहने दिया। तो ये जो है ये हमारे पास 15 आ गया। सही, क्लियर है? इसमें कोई ऐसी पेचीदगी, कोई बात ऐसी नहीं जो ना सर। समझ में आई? यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर रहे हैं। कंपनी ने ये जो पैसे थे, यानी ये जो स्टॉक था, हमने अज्यूम कर लिया था, अभी ये बल्कि सवाल पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कॉमन इक्विटी इफ ऑल ऑफ इट्स इक्विटी कम्स फ्रॉम द रिटेन्ड अर्निंग? इसका मतलब क्या है कि सारा का सारा पैसा रिटेन्ड अर्निंग से आ रहा है। रिटेन्ड अर्निंग में ही यानी दूसरे अल्फाज में नया नया पैसा नहीं आया, नई इक्विटी नहीं आई, बल्कि सारा पहले का जो पैसा है उसी को मैनेज कर रहे हैं। तो उस सूरत में तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? RS इज इक्वल टू D1/P0 प्लस G। सही है। तो ये नॉर्मल सिचुएशन, यानी ये जो सवाल है ए, इसका जवाब जो है ये फॉर्मूला है। लेकिन अब सवाल बी क्या है? इफ द कंपनी इशू न्यू स्टॉक इट वुड इनकर अ 10% फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर कंपनी नया स्टॉक इशू करती है तो अगेन हमें फ्लोटेशन कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट अभी अभी कॉन्सेप्चुअली हम डिस्कस करके आए हैं कि जब आप नया शेयर इशू करते हैं, आपने लॉयर की फीस देनी है, आपने स्टॉक एक्सचेंज का खर्चा कुछ हो सकता है और 10 खर्चे हो सकते हैं, तो वो कॉस्ट आपने जो है वो बेयर करनी होती है। तो यहाँ पर इन्होंने उसको 10% फ्लोटेशन कॉस्ट आपको बता दिया है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट को हम लिखते किस तरह है? F इज इक्वल टू 10%। मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट को जस्ट हम एफ से लिखते हैं, बहुत आसान सी बात है। फ्लोटेशन एफ से शुरू हो रहा है, एफ से 10%। तो अब उसके नतीजे में क्या होगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी, लेकिन न्यू इक्विटी वो क्या होगी? व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फ्रॉम न्यू स्टॉक? नए स्टॉक से जो इक्विटी है वो हम निकालना चाहें तो वो कैसे निकालेंगे? तो अगेन इसमें जो पहले हम RS कह रहे थे, अब यहाँ पर RE कह रहे हैं। RE रिटर्न ऑन इक्विटी, पहले रिटर्न ऑन स्टॉक आप कह सकते हैं। ये न्यू इक्विटी के लिए इन्होंने एक नया एब्रिविएशन दिया है और इसमें जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि RE। लेकिन इसमें छोटा सा फॉर्मूले में चेंजिंग आएगी, हम ऊपर वाले डेटा को इस्तेमाल करेंगे लेकिन जस्ट इसमें RE के फॉर्मूले में, जो ऊपर RS का फॉर्मूला था उसमें जस्ट छोटा सा एक चेंज आएगा। आप अगर यहाँ ऑब्जर्व करें, ये RE जो है वो इक्वल टू किसके है? D1 तो सेम रहेगा। सही है, D1 आपका सेम रहेगा। लेकिन P0 के बाद जो है वो 1 - F, यानी फ्लोटेशन कॉस्ट को यहां से माइनस करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपकी माइनस हो जाएगी। सही। तो बाकी डेटा हमने ऊपर वाला ही सेम रखा। 3, D1 हमारा 3 था, उसको लेकर आ गए। P0 जो है वो 30 था, उसको लेकर आ गए। 1 - F की जगह जो है हमें 10% था, तो 0.10 ये जो है ये हमारे पास ये फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दी। और अगेन प्लस करना है हमें जी को। तो जी को प्लस करने के बाद जो हमारी कैलकुलेशंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं। आप चाहें तो इसको जल्दी से रिकैलकुलेट कर लें ताकि एक दफा
प्रैक्टिस भी हो जाए और चेकिंग भी हो जाए। इसी सवाल को प्रैक्टिस कर लें जल्दी से खुद से करके। क्या आपके पास तीन इंफॉर्मेशन है, पी नॉट की इंफॉर्मेशन है, D1 की इंफॉर्मेशन है, जी की इंफॉर्मेशन है, एडिशनली पार्ट बी के अंदर हमें फ्लोटेशन एफ की इंफॉर्मेशन मिल गई 10%। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करने के बाद बता दीजिएगा। सर ये सर जी हो गया। सर ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है क्योंकि ये सिंपल है, जैसे हमने पहले भी किया है। तो मैं बस जी ये कह जी रही थी कि क्वेश्चंस करा दें तो थोड़े से ट्रिकी हैं, लाइक 10 क्वेश्चन 11 और बाकी सारे जी की जी तरह जी के। बस जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ही थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल जो मिल रहा है उसको हजम करते जाएं ताकि आगे जाके बदहजमी ना हो जाए। ये जो है थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा ट्रिकी की तरफ भी जाएंगे, लेकिन हम बहुत ज्यादा ट्रिकी की तरफ नहीं जाएंगे, जितनी जरूरत है इतना इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। सही। अच्छा, तो अब यहां तक हमें पता चल गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी विद एंड विदाउट फ्लोटेशन। विद फ्लोटेशन कौन सा है इसमें, बी या ए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी विद फ्लोटेशन कौन सा है? सर बी होगा ना? बी जो है वो विद फ्लोटेशन है, बिल्कुल सही। तो यहाँ से जो है वो हम ऑनवर्ड मूव करेंगे और इसके हिसाब से हम आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सवाल हमारे पास है। अगेन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो अब ये आप लोग पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। सवाल पढ़ें और इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी नई बात नहीं है जो हमने ना पढ़ी हो अभी तक, तो उसको जो है वो हम, हाँ एक नई बात है, एक नई बात है पार्ट बी के अंदर। तो पार्ट ए तो आप खुद से करें, पार्ट ए खुद से करके हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्ट बी जो है वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ एक नई चीज है इसमें कि जो आपको पहले फ्लोटेशन कॉस्ट पहले से बनी बनाई मिल गई थी 10%, वो यहाँ पर जो है वो आपको ड्राइव करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी, या उसका एक अलग से पार्ट है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पार्ट ए का जल्दी से आप लोग जवाब बता दें, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आगे बढ़ेंगे फिर। अच्छा, एक और नई चीज यहाँ पर, व्हाट इज द कंपनीज कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, RS। तो जिसको पहले इन्होंने तफसील से बताया था कि अगर तमाम का तमाम पैसा रिटेन अर्निंग से आ रहा है, तो यहाँ पर इन्होंने उसी का रीनेम कर दिया रिटेन अर्निंग की कॉस्ट, यानी RS। सर मेरा आंसर 14.8% आ रहा है। 14.8%। अच्छा, और बाकी लोगों में से किसी ने कोशिश की है अभी तक? सोहेब? यही आ रहा है। सही है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर ये जस्ट इसमें कुछ भी नहीं किया, सेम फॉर्मूला पुट किया, डेटा डाला और उसके नतीजे में जो है वो आपको 14.83 या 14.8 तक पहुंच गए। सही। अच्छा, कोशिश करें पॉइंट के बाद जो है वो, यानी परसेंटेज में पॉइंट के बाद 2 डिजिट कम से कम लिखें, तो राउंड फिगर करना तो आपको आता है। अच्छा, नई चीज जो हमें इसमें थी वो हमें सीखने को भी मिलेगा और काम भी आ सकती है, वो क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। ऊपर जो इन्होंने सवाल दिया है ना, उस सवाल में इन्होंने परसेंटेज निकाल के नहीं दी, जैसा कि ऊपर वाले 10.4 के अंदर हमें परसेंटेज निकाल के दी थी, यहाँ पर निकाल के नहीं दी और फॉर्मूला भी नहीं दिया, बल्कि इसमें जो है फॉर्मूला हमें खुद ड्राइव करना पड़ेगा। फॉर्मूला हम किस तरह ड्राइव कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। अ, मिसाल के तौर पर मैं आपके लिए यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव कर देता हूँ। और नहीं, इसमें जो है वो आपने बेसिकली क्या करना है कि फॉर्मूला जो है वो एफ का क्या है कि पी नॉट, P0 हम कह लें, यहाँ पर पी नॉट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। सही, P0 $36 P नॉट है।
उसमें से माइनस करना है न्यू स्टॉक प्राइस। सही है, 32.40 यहाँ पर जो दिया गया है, कैन बी सोल्ड न्यू स्टॉक प्राइस। तो पी नॉट यानी करंटली ट्रेडेड, और उसके बाद न्यू स्टॉक प्राइस, और इसको फिर डिवाइड कर देंगे पी नॉट से दोबारा। तो ये जो है ये इसका फॉर्मूला है, और इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है वो फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन नहीं है, जस्ट आपने इस फॉर्मूले के अंदर डेटा पुट करना है। पी नॉट आपको सवाल के अंदर से मिल गया, पी न्यू जो है वो आपको सवाल के अंदर से मिल गया, उनको माइनस करके और उसको डिवाइड करना पी नॉट से। तो ये आपका जो है जवाब बनेगा 10%। अगेन इसमें भी 10% है, लेकिन ये आपको जो है वो कैलकुलेट करना आना चाहिए। वर्किंग आपको जो है शो करना लाजमी होता है, जाहिर सी बात है, आपको पता ही है। एग्जाम के अंदर सबसे पहले डेटा निकालना, उसके बाद फॉर्मूला लिखना, उसके बाद वर्किंग, और फिर आखिर में इंटरप्रेट भी करना कि इसका मतलब क्या है। तो इंटरप्रेट के लिए आप जो सवाल है, जैसे इस पार्ट का सवाल है, उसी में से जवाब बनाएंगे कि इस कंपनी का परसेंटेज फ्लोटेशन कॉस्ट और एफ इज 10%। तो उसी बात को मुख्तसर प्रोफेसर एक आध लाइन के अंदर आपने मेंशन करना होता है। यही तरीक़ेकार आपको आगे चल के थीसिस वगैरह में भी काम आएगा, जहां पर आप रिजल्ट्स के साथ साथ उसको वजाहत भी करते हैं कि इस रिजल्ट का मतलब क्या है आम आदमी के अल्फाज में। अच्छा जी, बाकी जो है इसमें व्हाट इज द इवन कंपनीज कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक, जिसको आर ई कह रहे थे। अगेन ये सेम है जो पिछला हमने किया था कि एफ माइनस कर दिया, जो आपने आर एस निकाला है उसी में से जो है एफ को आपने माइनस कर दिया फ्लोटेशन कॉस्ट को। तो ये आपके पास जो है ये इसका जवाब आ गया। सर ये सर जो लेकिन आपने जी जी फ्लोटेशन का आपने जो फॉर्मूला बताया है, जी जी। पी नोट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय पी नोट, तो इसमें आर ई वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? क्योंकि आर ई तो जो हमने इसके बाद, हाँ इसके बाद इस्तेमाल हो रहा है ना। आर ई तो इसके बाद इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि एफ वहां पर देखें, इसको स्टेप बाय स्टेप करें ना तो ज्यादा इजी हो जाएंगे। एफ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था, और एफ पता ही नहीं था कितना है इस सवाल के अंदर, तो ये एक अलग पार्ट हो गया। और फिर वो एफ जो निकाला है आपने, वो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। आप देखें ना पार्ट सी। अच्छा, असल में मैंने पार्ट सी डिटेल में नहीं बताया आपको। तो आर ई का जो फॉर्मूला है, इसके अंदर एफ आ रहा है ना, तो ये एफ जो आपने जवाब में निकाला है वो इसका इसके पार्ट बन जाएगा, इसकी जवाब इसका सी पार्ट का। तो सर अच्छा। क्यों समझिए बनेगा बस। क्यों बनेगा, इस ये अभी जो हम पढ़ के आए हैं न्यू स्टॉक हमें निकालना है ना, तो न्यू स्टॉक में अभी भूल गए, अभी तो पढ़ा है हमने यहाँ पर। ये हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया है ना। कहाँ किया अभी, अभी आर ई तो निकाला है हमने, कहाँ निकाला है। सर 10.6 में। 10.6 के अंदर तो हम नहीं गए थे इस तरह की चीज में। 10.4 में गए थे। ये है ना, 10.4 में फ्लोटेशन कॉस्ट को हमने माइनस किया था ना, ये रहा फॉर्मूला हमने बनाया था। तो यहाँ बस फायदा ये था कि इन्होंने बना बनाया आपको हलवा पक्का पकाया दे दिया था कि 10% है एफ। जैसे ये सवाल है ना, इफ द कंपनीज फ्लोटेशन कॉस्ट 10% है, तो उस सूरत में जो है वो आप किस तरह इसको मैनेज करेंगे। अच्छा सर। एक मिनट, अस्सलाम सर वालेकुम। ठीक। जी। अच्छा, बाद में बात कीजिए, क्लास चल रही है अभी। अच्छा जी। तो सॉरी, एक क्लास बीच में। अच्छा जी, तो हम सही जिनका इश्काल था वो क्लियर हो गया है कि एफ किस तरह आया है। तो बेसिकली फ्लोटेशन कॉस्ट या न्यू कॉमन इक्विटी या आर ई के लिए जो है वो हमें एफ की जरूरत होती है। 10.4 के अंदर हमें बना बनाया एफ मिल गया था, तो हमने हंसी खुशी जस्ट उसको इस्तेमाल किया था। जैसे ये वाला देखें, आपके पास जो है ये फॉर्मूले के अंदर एफ यहाँ लिखा हुआ है, और जब डेटा पुट कर रहे हैं तो एफ का परसेंटेज यहाँ पर आ गई 10%। लेकिन अभी जो अगला सवाल हम करने जा रहे थे, तो उसमें हमें थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, और उस एफ को खुद ड्राइव करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि बात बिल्कुल आसान सी है, तो समझ में आ जानी चाहिए। कोई अगर इश्काल है, अभी चीज समझ ना आई हो तो हाथ क्या पूछ लें। जी। सर आगे समझ ठीक है।
आ गई है समझ, चले बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ आ गई है। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिर अल्लाह का नाम लेके। प्रोजेक्ट सिलेक्शन, ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि बाज़ औक़ात जो है वो आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें से आपको किसको सिलेक्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है, तो उसके लिए हमने वैक की बात की थी। लेकिन चूंकि आज अभी वैक हमने पढ़ना है तो पहले वैक पढ़ लेते, फिर उसके बाद दोबारा इसको देख सकेंगे अगर देखने की जरूरत होगी। ये है 10.8। 10.8 जो है ये हमारे पास सवाल मौजूद है और इसको जो है वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, 10.8 के अंदर बेसिकली दो काम हैं और वो दो काम बड़े ही मजेदार और इम्पोर्टेंट भी हैं। कि इसमें सबसे पहले तो हम सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद जो है फिर उसमें देखेंगे कि दो चीजें हमें उन्होंने रिक्वायर्ड की हैं, अगरचे पार्ट ए बी इन्होंने नहीं बनाया। कंपनी या कॉरपोरेशन हैज अ टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर 40% डेट एंड 60% कॉमन इक्विटी। सही है, यहाँ पर आपकी जिंदगी इन्होंने आसान कर दी बिल्कुल, कि आपने 40% डेट से आपको फाइनेंस हुआ है और 60% जो है वो कॉमन इक्विटी के जरिए फाइनेंसिंग हुई है। सही। लेकिन अगर यही वाली बात, मैं इसको यही रोकूंगा फिलहाल, यही वाली बात आपको इतना आसान अंदाज में ना दी जाती, बल्कि आपको जो है वो एक अदद टेबल बना दिया जाता है जिसको आप पहले से जानते हैं, उसको आप कहते हैं एसेट्स। बताइएगा कभी देखा ये टेबल? लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज, जानते हैं इस टेबल को क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। सही है जी, बैलेंस शीट। सही है, बैलेंस शीट आपको बता दिया गया, करंट एसेट्स ये हैं, फिक्स एसेट ये हैं, और सारी जो है आपको तफसीलात बता दी गई। और लेट्स अज्यूम, हम आसान रखें मुश्किल करें, पहले पहले आसान कर लेते हैं ना। लेट्स अज्यूम आपको उन्होंने बता दिया कि भाई आपकी एसेट, टोटल एसेट्स हैं कितने हैं? टोटल एसेट्स हैं, लेट्स अज्यूम आपके $100,000। सही है, $1,00,000 जो है वो आपके एसेट्स है टोटल। हम डॉलर साइन भी लगा लेते हैं या चले PKR कर लेते हैं इसको, 10 लाख, 10 लाख रुपीज है। सही। और उसके बाद जो है उन्होंने लाइबिलिटीज आपको बताई कि पता नहीं क्या है। सही है, लेकिन इक्विटीज बता दी कि इक्विटीज जो है वो है, लेट्स अज्यूम, इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं, बता दिए इन्होंने, कंट्रोल सेट, इक्विटी इन्होंने बता दी कि मिसाल के तौर पर आपकी 700,000 यानी 7 लाख रुपए इक्विटी है, 10 लाख टोटल एसेट्स है। तो आपको पता है कि जब एसेट्स एक साइड पे हो, दूसरे साइड पे जो है वो भी इक्वल अमाउंट आती है, तो यहाँ पर भी 10 लाख ही बन जाएंगे, 1 मिलियन। सही जी, 10 1 मिलियन यहाँ है, 1 मिलियन यहाँ है। तो आप बता सकते हैं कि लाइबिलिटी इनकी कितनी है? 30,000। 30,000 नहीं है, 3 लाख है। लाख या सर 30%। 30% जो है वो इक्विटी हो जाएगी। और चूंकि आसान सा सवाल था तो आपने जबानी ही जवाब दे दिया, कैलकुलेटर को जहमत देने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि अगला सवाल हमारा यही था कि इसमें जो है वो बेसिकली परसेंटेज निकालनी है। चूंकि देखें ऊपर वाले उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर कहते किसे हैं, यही कैपिटल स्ट्रक्चर है कि ये जो एसेट फाइनेंस हुए हैं ना आपके, वो किस किस जरिए से फाइनेंस हुए हैं। 3 लाख लाइबिलिटीज से, 700,000 जो है वो इक्विटीज से। तो अब इसकी परसेंटेज हम निकालते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बनेगा अगर हम इसको यहाँ पर अज्यूम करें। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बन जाएगा, हम यहाँ पर इस पे थोड़ी सी वर्किंग करेंगे, और इसको इजी रखने के लिए मैंने इतनी आसान सी अमाउंट दी थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो हमें फॉर्मूला इसका ड्राइव करना पड़ेगा, ताकि खुदा न खास्ता अगर कभी मुश्किल अमाउंट्स आई तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आप जो है फिर उसको कैलकुलेट कर सकें। सही है, अभी तो जबानी जल्दी से बता दिया सोहेब भाई ने कि इनका जो है 30% डेट हो गया, और ऑटोमेटिक फिर जाहिर सी बात है रिमेनिंग 70% जो है वो इक्विटी हो जाएगा।
लेकिन अगर फर्ज करें ये थोड़ी सी मुश्किल अमाउंट होती, 3,25,575 करके होती, और यहाँ जो है ये भी कोई मुश्किल से अमाउंट होती, 8,59,678 कुछ होती, और तीसरी चीज आपने ड्राइव की होती, तो वो तो प्लस माइनस इतना आसान है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? डिवाइडेड फॉर्मूला, बाय मल्टीप्लाई बाय हाँ, 100। जो हमारे पास अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम एक्स से शो कर देते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे टोटल से, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, विदाउट मल्टीप्लाई के जो है वो हमारे पास उसमें आ जाएगा स्ट्रक्चर, कैपिटल कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह फॉर्म में। तो ये जो है ये हमारे पास तरीकेकार है। तो ये फॉर्मूला याद रखें कि पर कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा हो सकता है आपको बना हुआ मिल जाए, हो सकता है आपको नहीं भी बना हुआ मिले, तो फिर आपको बनाना आना चाहिए। सेम जिस तरह मैट्रिक में परसेंटेज या दीगर एग्जाम्स में परसेंटेज अपनी निकालते थे, सेम वही वाला तरीकेकार होगा। हासिल शुदा नंबर, उसको डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स से, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो आप इस तरह अपना निकाल सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं बहुत आसानी से, अगर आप इसको समझ जाए। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई चीज मुश्किल तो नहीं लगी? नहीं सर। अच्छा जी। अब उसके बाद अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर की, इट बिफोर टैक्स ऑफ डेट, बाकी चीजें इसमें इतना मुश्किल नहीं है, ऑलरेडी हम इस पे बात करते आए हैं, तो इस सवाल के अंदर भी वही चीजें रिवाइज हो रही हैं। सवाल अगर हम पढ़ें तो इसमें इन्होंने हमें क्या क्या चीजें दी हैं। पी नॉट दिया है 22% करके, और डी नॉट दिया है $2 करके, और D1, अच्छा अब यहाँ पर एक और नई चीज, D1 नहीं दिया हुआ। D1 जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, नमाज के बाद इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। नमाज यहाँ सामने 1:15 है, तो नमाज का ब्रेक करेंगे और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कितने बजे जमा हो रहे हैं दोबारा? होने दो। चलें जी, ओके। इंशाल्लाह। अच्छा।